हाँ भाई, अब स्टार्ट कर देते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य के बारे में बताया है। वैसे तो बताया बहुत सारे राइटर्स ने है। राइटर्स कौन कौन से हैं? मैलिनोवस्की है, दुर्खीम है। जैसे मैलिनोवस्की ने व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद बताया, दुर्खीम ने सामाजिक प्रकार्यवाद, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद प्रस्तावित किया और पार्सन्स ने सामाजिक संरचनावादी ये परिप्रेक्ष्य दिया। डेविस ने इसे एक सिद्धांत माना है, जबकि होम्स कहता है, होम्स संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को एक पद्धति मानता है। इंकल्स ने इसे एक दृष्टिकोण माना है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग संरचनात्मक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य को अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। तो अभी देखते हैं श्रीनिवास कौन से परिप्रेक्ष्य में इसको बताते हैं। एम.एन. श्रीनिवास, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में BA ऑनर्स किया। उनकी बहुचर्चित संस्कृतिकरण की अवधारणा ने पूरे विश्व में एक प्रसिद्धि हासिल की। 1938 में MA की डिग्री प्राप्त की। D.Phil के लिए रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया नामक विषय पर थीसिस लिखी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। वे रेडक्लिफ ब्राउन तथा इवांस प्रचांड से भी अधिक प्रभावित थे। ठीक है, तो ये तो था श्रीनिवास के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इन्होंने कहाँ का अध्ययन किया? श्रीनिवास ने रामपुरा का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन किया। इसमें इन्होंने एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का आधार बनाया। वहां 1948 में रामपुरा गांव की कुल जनसंख्या 523 थी। गांव में 19 हिंदू जातियां तथा मुसलमान निवास करते थे। अधिकांश जो जातियां थी अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय में संलग्न थी। जैसे कि पहले पुराने टाइम में सबके अपने अपने व्यवसाय होते थे जातिगत, तो उसी तरह से सारी जातियां अपने अपने व्यवसाय में संलग्न थी, अपने अपने व्यवसाय करती थी। इन जातियों में सुस्पष्ट सोपान क्रम, ऊंच नीच पाई जाती थी। प्रत्येक जाति अंतर्विवाही थी तथा भोजन एवं सामाजिक सहवास पर लगे प्रतिबंधों का पालन करती थी। रामपुरा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां छुआछूत को अधिक मानती थी, अधिक विश्वास करती थी। गांव की जनसंख्या का आधा भाग कृषि पर आधारित था। ऑकलिंग जाति के सदस्य ही गांव के सबसे बड़े भूस्वामी थे। गांव के केवल 4 स्नातकों में से 3 नौकरी करते थे, एक वकालत करता था। परंपरागत रूप से ब्राह्मण तथा लिंगायत पुजारी जातियां थीं, परंतु प्रत्येक ब्राह्मण एवं लिंगायत पुजारी का काम नहीं करते थे, क्योंकि वे कृषि एवं अन्य कार्यों में भी संलग्न रहते थे। कृषि के अलावा और भी काम करते थे, इसलिए पुजारी का काम वो लोग नहीं करते थे। रामपुरा में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था तथा कुम्हार, धोबी और नाई कृषकों की सेवा करते थे और बदले में फसल के समय उन्हें अनाज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त तेली, टोडी, मंडवे, गडरिये आदि 9 जातियां भी कृषकों को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करते थे। इनके संबंध में केवल रामपुरा तक ही सीमित न होकर अन्य गांवों तक भी फैले हुए थे, कि केवल ये लोग एक ही गांव तक सीमित नहीं थे, बल्कि दूर दूर तक के और भी गांव थे, तो वहां पर भी इस तरह के ही नियम फैले हुए थे। आधे अछूत परिवार कृषि का कार्य करते थे। आधे अछूत परिवार जो है वो कृषि का कार्य करते थे। कसाईयों को सबसे निम्न माना जाता था, जबकि ब्राह्मणों को, लिंगायत को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। जजमानी व्यवस्था के अतिरिक्त गांव में वस्तु विनिमय की प्रथा का भी प्रचलन था। धान के बदले सूखी मछलियां, सब्जियों तथा पान के पत्तों का विनिमय किया जाता था।
कृषकों एवं अछूतों के बीच परंपरागत मालिक एवं नौकर के संबंध विद्यमान थे। यद्यपि जजमान एवं आसामी के संबंध एक प्रकार से समझौते के रूप में होते थे। यद्यपि दोनों में संबंधों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी, लेकिन फिर भी जो उनके काम को लेकर नियम थे वो समझौते के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक है, तो इस तरह से ऊंच नीच रामपुरा विलेज में पाई जाती थी। कुल मिला के ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन बता रहे हैं कि किस तरह से गांव का स्ट्रक्चर था और उस गांव के स्ट्रक्चर में किस प्रकार से जातिगत संरचना अपने अपने प्रकार्यों को लेकर बटी हुई थी। पूरी चर्चा इसी को लेकर है। एम एन श्रीनिवास कहता है कि ग्रामीण संरचना में प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय तत्वों का समावेश होता रहा है और जीवन के धार्मिक क्षेत्र भी इन प्रभावों से प्रभावित रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं। अभी क्या देखते हैं गांव के अध्ययन में और आगे चलते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से ओकलिंग प्रभु जाति थी, ठीक है, सबसे ऊंची जाति मानी जाती थी, जिसकी गांव में यथेष्ट जनसंख्या थी और जनसंख्या भी ज़्यादा थी। इसी जाति के बुजुर्ग गांव में न्याय और शांति की व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे। जैसे पंच लोग होते हैं ना कि गांव में पंच होते थे, तो उसी तरह से वो वहाँ पर भी कुछ गणमान्य लोग फैसले में होते थे। वे ही सभी प्रकार के पारिवारिक झगड़ों, कर्ज संबंधी झगड़ों तथा विवाह संबंधी मतभेदों को दूर करने का कार्य करते थे। इसी गांव के अध्ययन में श्रीनिवास ने समाजीकरण की प्रक्रिया का भी पता लगाया। श्रीनिवास ने इसी गांव के अध्ययन को देखते हुए जब इसकी संरचना का प्रकार्यात्मक अध्ययन किया तो यहीं से उनका क्या निकला, संस्कृतिकरण का भी जो टॉपिक था वो यहीं से निकला। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का भी यहीं से इन्हें पता चला। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति की सामान्यता प्रभु जाति को अपना आदर्श मानकर, मतलब कि अपने से बड़ी जाति को अपना आदर्श मानकर उसके रीति रिवाजों को अपनाने लगती है तथा कालांतर में परंपरा जो स्थान उसे मिला हुआ है उससे उच्च स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करती है। ठीक है, किसे कहते हैं संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जब कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति को अपना आदर्श मानकर बहुत दिनों तक उसके जैसा ही बनने की कोशिश करती है और बहुत दिनों तक इसी तरह का व्यवहार करते करते वो अपने आप को भी उच्च जाति में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभी निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मांस भक्षण एवं मदिरापान जैसी खाने की परंपरा को बदलकर शाकाहारी भोजन अपनाने लगती हैं। श्रीनिवास का रामपुरा का अध्ययन संस्कृतिकरण की अवधारणा के कारण ही अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर पाया। संस्कारों के निम्नांकित सामाजिक प्रकार्य होते हैं। बहुत सारे जो इसके प्रकार्य हैं वो दिए हैं। संस्कारों के कौन कौन से होते हैं, 6 बताए हैं श्रीनिवास ने। सामाजिक जीवन में समरूपता उत्पन्न करना, व्यक्ति की भावनाओं व स्थायी भावों को परिष्कृत करना और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करना। तीसरा, समाज में सदस्यों के आचरण को नियमित एवं नियंत्रित करना। 4, संस्कृति को सुरक्षित रखना। 5, संस्कृति को एक ऐसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में हस्तांतरित करना। 6, प्राकृतिक प्रकोप या दुस्साध्य रोगों जैसी असामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को धीरज बंधवाना और उसके निराकरण की आशा प्रदान करना। जैसे अभी कोविड टाइम आया था तो वहाँ पर भी एक दूसरे का साथ देना। इस तरह से संस्कार एकीकरण संबंधी प्रकारों की पूर्ति करते हुए चीन की महान पुस्तक बुक्स ऑफ राइट्स में सही लिखा है कि यह धार्मिक कृत्य जनसाधारण को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बंधन है।
यदि इन बंधनों को काट दिया जाए तो जनसाधारण भ्रमित होकर बिखर जाएंगे। इसलिए एम.एन. श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को ग्रामीण वास्तविकता को समझाने में सहायक बताया। अभी जिस इजी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में जिस तरह से श्रीनिवास ने एक गांव का उदाहरण एक कहानी की तरह लेते हुए संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक अध्ययन को बताया है, ये काफ़ी अच्छा है। आप एक दो बार और इस चीज़ को सुनोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी कि आपने रामपुरा के अध्ययन में इसकी क्या क्या फाइंडिंग्स निकली, और जो फाइंडिंग्स निकली उसी का आधार संरचनात्मक प्रकार्यवाद का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, गांव का एक स्ट्रक्चर हुआ, गांव के स्ट्रक्चर में किस तरह से कार्यों का बंटवारा होता है वो उसकी प्रकार्यात्मक उसका अध्ययन हुआ। ठीक है, अभी चलते हैं श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा की समीक्षा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसका तो केवल इतना ही काफ़ी था, इतना वाला पार्ट जो है वो काफ़ी है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन के लिए, बस यही कहानी बहुत है। और अब देखते हैं, श्रीनिवास की बुक्स भी हैं तुम्हारे इसमें, तो बुक्स दे रखी है, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, इंडियाज़ विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडियन सोसाइटी थॉट, पर्सनल राइटिंग्स इन सोशलिस्ट इंडिया सोशल स्ट्रक्चर, द रिमेंबर्ड विलेज और डायमेंशंस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, माई बड़ौदा डेज, इनके बड़ौदा में इन्होंने स्टडी की तो वहाँ के दिनों के बारे में भी लिखा है, सोशलॉजी इन दिल्ली, विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स इनकी तुम्हारे सिलेबस में आई हैं। बाकी बस यही था श्रीनिवास का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन। कल देखेंगे किसका, एस.सी. दुबे का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन। इसका विश्लेषण इन्होंने भी गांव का शमीरपेट विलेज का अध्ययन किया है, उसको कल करेंगे। अभी तुम लोग अपनी इसका स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस का, ठीक है, और उसको ग्रुप पे भेज देना। अच्छा।